पास रहेगा आज जो टॉपिक रहेगा दैट इज इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द रिसर्च। क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पे? इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द रिसर्च। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द रिसर्च। सबसे पहले हमें यह पता चल चुका है कि व्हाट इज द रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या होता है ये पता है ना आपको? रिसर्च का मतलब है री प्लस सर्च, यानी कि जो एग्जिस्टिंग में हमारे पास अभी जो नॉलेज है, प्रेजेंट में हमारे पास नॉलेज को री एग्जामिन करना या पुनः अवलोकन करना, उसको दोबारा से छानबीन करना, उसके ऊपर दोबारा से रिसर्च करना, दैट इज कॉल्ड द रिसर्च। ठीक है, रिसर्च। सर्च का मतलब होगा टू फाइंड। प्रेजेंट नॉलेज में कुछ नया फाइंड करना, टू फाइंड समथिंग न्यू। आप ऐसे लिख सकते समथिंग न्यू। दिस इज अवर रिसर्च। रिसर्च का मतलब सिंपल है। टर्म से पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझने से पहले हम क्या समझेंगे? ऑब्जेक्टिव समझेंगे कि बेसिक ऑब्जेक्टिव रिसर्च के क्या क्या है। तो इसमें पहला आएगा क्रिएट अ न्यू नॉलेज। पहला जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो आपका क्या रहेगा? क्रिएट अ न्यू नॉलेज। क्रिएट अ न्यू नॉलेज। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, है ना? क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम नया नॉलेज कैसे क्रिएट कर सके, क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टिंग में कुछ ना कुछ नॉलेज दे रखा है, रिसर्च हमने कर रखा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मैं पहला व्यक्ति हूं जो रिसर्च करने वाला। मेरे से पहले तो बहुत सारे स्कॉलर्स आए, उन्होंने रिसर्च करके रखा है। तो उस इंपॉर्टेंट रिसर्च में मैं नया चीज क्या ला सकता हूँ? जैसे सपोज करो टेक्नोलॉजी की बात करें कि हाउ टू अप्लाई द इनोवेटिव एंड इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी इन द एजुकेशन सेक्टर। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले इसके ऊपर कोई रिसर्च ही नहीं हुआ, आईसीटी वगैरह का यूज नहीं हुआ, आज से पहले हमने किया ही नहीं। हमेशा से करते आए हम, जब से हमारे पास आईसीटी डेवलप हुआ है तो उसके बाद हमने इसको अपने एजुकेशन सेक्टर में भी यूज करना शुरू किया। लेकिन इसमें अब आज की डेट में, प्रेजेंट में, हम इसमें जैसे कि एआई यूज कर रहे हैं। ठीक है, रोबोटिक साइंस का यूज कर रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में रोबोट्स के माध्यम से उसको चला रहे हैं, हॉस्पिटल से चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही है, गूगल मैपिंग से चल रही है। तो ये क्या है? ये आईसीटी का ही कमाल है ना। मतलब कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन या जो आईटी डिपार्टमेंट है उसकी इंप्रूवमेंट की वजह से हो पा रहा है। तो इसमें और भी ज्यादा नया नया चीजें आने वाली है। ठीक है, तो उन सभी नई चीजों के लिए हम आज से कुछ ना कुछ तैयारी तो कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो उसी को हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि द रिसर्च इज बेसिक ऑब्जेक्टिव इज अबाउट टू क्रिएट अ न्यू नॉलेज। ठीक है, रिसर्च का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव होगा दैट इज टू क्रिएट द न्यू नॉलेज। एंड देन सेकंड पॉइंट आएगा टू क्रिएट्स द सॉल्यूशन। creates the create the solution create the solutions of a problem। यानी कि किसी भी समस्या का हम कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब कि जैसे मान लो कि शिमला में डिजास्टर या फ्लड, ये एक मेजर टास्क है कि भाई इसमें हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। हम बोलेंगे कि भाई जो ये फ्लड आता है ये इसलिए आ रहा है कि जो नदियों के आसपास के जो जंगल है वो पूरी तरह से कट गए हैं, है ना, या ओवर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वो बढ़ गई है, इसकी वजह से जो लैंडस्लाइड हो रही है। तो इनके ऊपर हम क्या रिसर्च करके कुछ आइडियाज दे सकते हैं कि हमें जो कंस्ट्रक्शन करना है वो कैसी जमीन पे करना है, कहाँ पे करना है, या रोड्स कहाँ से निकलनी चाहिए, रोड्स ज्यादातर हमें पहाड़ों को काट के निकालनी चाहिए या टनल्स में निकालनी चाहिए। तो वो सभी चीजें हम इसमें रिसर्च में प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्यूशन देने का प्रयास करते हैं। और तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा दैट इज इन्वेस्टिगेट्स द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। इसमें क्या करेंगे? हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशंस of the existing problem of the existing problem investigations of the existing problems, यानी कि जो हमारे पास अभी वर्तमान में जो समस्या है उसका हम किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि उसमें हम क्या क्या इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, कैसे हम उसको इनोवेटिव बना सकते हैं, इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, हम उसके प्रॉपर फैक्ट्स एंड जो उसके मेजर्स है उसको कैसे हम
इन्वेंट कर सकते हैं या इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, वो सारा का सारा काम हम कहाँ पे करेंगे, हम इसमें रिसर्च के ऑब्जेक्टिव में करेंगे। यानी कि ये भी हमारा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव रहेगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें जो हमारे पास न्यू नॉलेज क्रिएट करनी है, क्योंकि हमारे पास क्या है, अभी तक नॉलेज जो है उसमें से और ज्यादा नया नॉलेज लेना है, ठीक है। और क्रिएट द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम, कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसके लिए सॉल्यूशन क्रिएट करना है। फिर तीसरा आ जाएगा इन्वेस्टिगेट द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है। एंड fourth point is that review the existing knowledge, review the existing knowledge, review the existing knowledge, जो हमारे पास अभी वर्तमान में नॉलेज है उसका रिव्यू करना। जैसे जैसे हम रिसर्च करते हैं ना, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि लिटरेचर रिव्यू करते हैं, बहुत सारा हमारे पास लिटरेचर होता है, तो उसको हम एग्जामिन करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं। फिर उससे हमें पता चलता है कि हमारे से पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स रही है, उनका कैसा कैसा सोल्यूशन निकाला गया है। अब जब उसको हमें पता चल पड़ा, तो उसके बाद हम अपना जो रिसर्च करने वाले हैं उसके लिए हम फर्दर थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिसर्च, कि प्रीवियस में जितनी भी नॉलेज है उसमें से इतनी इतनी सारी बातें कर ली गई है। जैसे मान लो कि क्लाइमेट के लिए, ऐसा तो नहीं है कि अगर मान लो कि मैं आज क्लाइमेट के ऊपर रिसर्च करता हूँ तो मैं ही इसमें पहला व्यक्ति हूँ रिसर्च करना, बहुत रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसको मैं जब पढ़ूंगा और उससे मुझे पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चीजें उन्होंने फाइंड आउट की है, और अगर उन्होंने जो सॉल्यूशंस दिए उससे रेमेडीज नहीं मिल पाई, तो नया मैं क्या कर सकता हूँ, उसके आउट वर्ड्स क्या हो सकता है, मतलब कि उसके एक्स्ट्रा क्या हो सकता है। तो ये सारा का सारा इसमें किसमें आएगा, आपका रिव्यू द एग्जिस्टिंग नॉलेज है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सप्लोर एंड एनालाइज। फिफ्थ पॉइंट क्या आ जाएगा, एक्सप्लोर एंड एनालाइज द more general issues, इसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। किसके ऊपर बात कर सकते हैं, एक्सप्लोर एंड एनालाइज द मोर जनरल इश्यूज, मतलब कि जो सामान्य जो जितने भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उसको हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव में रहेगा। एनालिसिस समझ रहे हैं आप, कि भाई उसके ऊपर आप अपनी कुछ खोज कर रहे हैं और उसके ऊपर आप अपना जो रिव्यूज है वो दे रहे हैं, ठीक है, एनालाइज कर रहे हैं थिंग्स को, तो ये इसमें आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट लिखी develop a new insight in a phenomena, ठीक है, ये फिनोमिना। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कि भाई हम एक न्यू इंसाइट क्रिएट कर सके, मतलब एक नया आइडिया सामने प्रेजेंट कर सके जब हम रिसर्च कर चुके होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, इसमें हमारे पास क्या आगे 6 ऑब्जेक्टिव के रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हमने इसमें देखे। इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ, ठीक है, रिसर्च से रिलेटेड। तो सबसे इसमें पहले जो टर्म्स यूज करेंगे हम रिसर्च में, फर्स्ट टर्म यूज करेंगे टर्म्स, वेरियस टर्म्स में, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरियस टर्म्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज योर मेटाफिजिक्स। पहली टर्म कौन सी है इसमें, मेटाफिजिक्स, META, मेटाफिजिक्स, ठीक है। मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स क्या होता है, क्या होता है, कोई आइडिया, नो आइडिया, ठीक है। दिस इज द टर्म टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, कहां से लिया गया, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और इसका जो लिटरल मीनिंग होगा ग्रीक वर्ड्स का, ठीक है, मेटाफिजिक्स का, दैट मीन्स आफ्टर और बिहाइंड। क्या होगा इसका, आफ्टर और बिहाइंड, क्या होगा इसका, आफ्टर और बिहाइंड, ठीक है, आफ्टर और बिहाइंड। और अमंग द नेचुरल, और अमंग द नेचुरल, अमंग द नेचुरल,
ठीक है, मतलब कि रिसर्च का मतलब क्या है कि भाई हम क्या रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, उससे पहले क्या हुआ है और अब आने वाले समय में क्या उसका आउटकम देने वाले हैं, ठीक है, और क्या नया हो सकता है, तो इसी चीज के ऊपर हम बात करते हैं रिसर्च में, ठीक है। बेसिकली जो ये मेटाफिजिक्स है, ये इट इज कॉल्ड द ब्रांच ऑफ फिलोसफी। किसकी ब्रांच कहलाती है? ब्रांच ऑफ फिलोसफी कहलाती है, ठीक है। क्या लिख सकता है इसको? इट डील्स विद द ब्रांच ऑफ फिलोसफी, ठीक है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स इन, किसमें ये डील करेगी? विच डील्स इन, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स आपने याद रखना है। डील्स इन आ जाएगा इसमें आपके पास बीइंग, नॉलेज, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी, टाइम एंड स्पेस, टाइम एंड स्पेस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास किस चीज की बात की जाती है? हमारे पास इसमें कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग में क्या चीज है और किस तरह के हम नॉलेज, उसकी आइडेंटिटी, टाइम, समय की बात करेंगे, स्पेस की बात करेंगे। सो दिस इज द लॉट अबाउट वी डिस्कस इन दी फिलोसफी, ठीक है। मतलब कि ये क्या एक दर्शन शास्त्र है, फिलोसफी की तरह ये बात करेगा। और उसके बाद हमारे पास इसमें दर्शन शास्त्र समझ रहे हैं ना, फिलोसफी, फिलोसफी जो भी हम विचारधारा देते हैं, हाँ कुछ भी, हाँ मतलब कि हमारे हमने क्या रिसर्च किया, कैसे रिसर्च किया, कब रिसर्च किया, ठीक है, और उसमें हमने क्या आउटकम निकाली, उन सभी चीजों की बात हम रिसर्च में करते हैं। तो हमें लगता है कि भाई रिसर्च एक तरह का क्या है? ब्रांच ऑफ फिलोसफी है, यानी कि इट्स जो बेसिक टर्म्स है दैट इज मेटाफिजिक्स, ठीक है। तो मेटाफिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? व्हाट इज आफ्टर एंड बिहाइंड और अमंग द नेचुरल, ठीक है, बोले कि जो नेचुरली जो हमारे पास एग्जिस्टिंग में है चीजें, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट कि इट स्टडी द, क्या लिख सकते हैं? इट ऐसे लिख सकते हैं, इट स्टडीज द क्वेश्चन अबाउट एग्जिस्टेंस, ठीक है। इट स्टडीज द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस, स्टडीज द क्वेश्चंस रिलेटेड टू related to existence, related to existence, ये इंपॉर्टेंट है ना, कि जिस जो मेटाफिजिक्स में हम किसकी बात करते हैं कि व्हाट इज, ठीक है, ठीक है। जैसे कि अगर आप एग्जिस्टेंस में क्या लिख सकते हैं? आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट इज देयर, व्हाट इज, व्हाट इज देयर, और व्हाट इज इट, इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। अगर थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करेंगे आप, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? यही है कि क्या था, क्या है और कैसे हो सकता है, यानी कहाँ हो सकता है, व्हाट टाइम, किस समय हो सकता, ठीक है। ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। किस में देखेंगे हम? एग्जिस्टेंस में। सेकंड टर्म आएगी हमारे पास एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी। सेकंड टर्म क्या है हमारे पास? एपिस्टेमोलॉजी, सेकंड टर्म, राइट, एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। इट डील्स विद द, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इट इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ फिलोसफी, it is the branch of philosophy and deals with the knowledge, and deals with the knowledge, किसके साथ ये डील करती है? नॉलेज के साथ डील करती है। इट डील्स विद द नॉलेज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। और कैसे कैसे डील करेगी ये? डील करेगी, ठीक है, नॉलेज के कहाँ कहाँ से गेन कर सकते हैं हम, ठीक है, जैसे कि ओरिजिन, नेचर, स्कोप्स एंड मेथड्स। क्या क्या बोला मैंने इसमें? ओरिजिन, नेचर, स्कोप्स एंड मेथड, ठीक है, एंड मेथड
to acquire the knowledge. Methods to acquire the knowledge. To acquire the knowledge. Acquire the knowledge. ये इंपॉर्टेंट इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, ठीक है। आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि इसमें पता लगाते हैं कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाट काइंड ऑफ नेचर इट इज, ठीक है, किस तरह की प्रॉब्लम है, इसमें क्या स्कोप्स हो सकते हैं, ठीक है, हम जो रिसर्च करेंगे किस तरह के स्कोप हो सकते हैं, और क्या मेथड हम अडॉप्ट कर सकते हैं टू एक्वायर द मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टडी, जिसके बारे में हम ज्ञान लेना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, उसके बारे में हम किस किस तरह के मेथड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, कहाँ से हम उसको एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है, क्या उसके बेसिक स्कोप हो सकते हैं, कैसा उसका नेचर होगा, ठीक है, ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है, व्हाट इज द ओरिजिन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या नॉलेज, तो ये इसके बेसिक थिंग्स में आता है, ठीक है। तो इसमें कि जो हमारे पास है एपिस्टेमोलॉजी दैट डील्स विद द नॉलेज ऑफ ओरिजिन, नेचर, स्कोप्स एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग द नॉलेज, ठीक है। दिस टर्म फर्स्ट वाज यूज्ड बाय फ्रेडरिक फेरियर। क्या लिखेंगे आप? द टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय द टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय फ्रेडरिक फेरियर। किसके द्वारा किया गया? ये फ्रेडरिक फेरियर, तो इनके द्वारा ये पहली बार यूज किया गया था, ठीक है, यूज्ड बाय फ्रेडरिक फेरियर। और मोस्टली जो इसमें हम बात करते हैं, ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी में, दैट इज विद एथिक्स, लॉजिक एंड मेटाफिजिक्स। किसकी बात करेंगे इसमें? एथिक्स, लॉजिक, एथिक्स, लॉजिक एंड मेटाफिजिक्स ठीक है, ये इसमें हम तीनों की बात करेंगे, राइट। देन आता है हमारे पास रैशनलिज्म। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी हमारे पास है? थर्ड जो टर्म रहेगी, ठीक है, वो कौन सी रहेगी हमारे पास? रैशनलिज्म। रैशनलिज्म क्या होता है? रैशनल समझते आप? रैशनलिज्म नहीं, रैशनल का मतलब होगा तर्क शक्ति के आधार पे, है ना, जहां पे हम फैक्ट्स को चेक करते हैं, ठीक है। इट रिगार्ड्स रीजन, फैक्ट, ठीक है, क्या करेंगे? फैक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। इट रिगार्ड्स रीजन एज द चीफ सोर्स। क्या लिखेंगे आप इसमें? इट रिगार्ड्स द रीजन, it regards the reason to as the chief source and test of knowledge, as chief source, ठीक है, as a chief source and test of knowledge, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें मेजर रहेगा। क्या रहेगा इसमें रैशनलिज्म में? कि रैशनलिज्म टॉक्स अबाउट द मोस्टली फैक्ट्स, रीजन, ठीक है, कि क्यों, कि उसमें वो पूछेगा आपसे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, व्हाट ऑट टू बी, कि क्या हो सकता है एंड क्या होना चाहिए, ठीक है, इसमें बात की जाएगी। ठीक है, इसमें मोस्टली क्या, किसके ऊपर रहेगी बात? मोस्टली जो इसमें बात रहेगी आपकी, वो रहेगी आपकी इसमें किसकी बात रहेगी? मोस्टली डिपेंड्स ऑन लॉजिक एंड रीजन, इसमें किसकी बात रहेगी आपकी? लॉजिक एंड रीजन की बात रहेगी टू एक्वायर द नॉलेज, ठीक है।
मतलब कि आप इसमें टोटली किसकी बात करेंगे, लॉजिक प्लस रीजन की बात करेंगे टू एक्वायर द नॉलेज। किसके लिए करेंगे, नॉलेज के लिए, जो भी आपने नॉलेज गेन करनी है किसी भी तरह की नॉलेज के लिए, व्हाट वी नीड्स द लॉजिक एंड रीजन। तभी जाके आप इसके ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका जो रिसर्च है वो कितना ऑथेंटिकेट है। ठीक है, तो माइंड इसमें क्या रहेगा हमारे पास, नेक्स्ट अगर आप लिखेंगे इसमें योर माइंड्स, ठीक है, जो आप काम कर रहे हैं उसमें यू विल गिव द अथॉरिटी ओवर सेंसेस, मतलब कि जो आप देख रहे हैं सुन रहे हैं उसके ऊपर आप इसमें अपना माइंड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, माइंड। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, माइंड हैज गिवन, ठीक है, माइंड हैज गिवन अथॉरिटी ओवर द सेंसेस, माइंड हैज गिवन अथॉरिटी ओवर सेंसेस, माइंड हैज गिवन अथॉरिटी ओवर सेंसेस। ठीक है, ठीक है, मतलब कि सेंसेस के ऊपर, सेंसेस के बेस पे हम रिसर्च नहीं करेंगे, हम इसमें माइंड का यूज करेंगे। रैशनैलिटी तब आएगी ना जब हम माइंड अपने लॉजिक्स इसमें देंगे कि क्या है, क्यों है, कैसे है, ये जब चीजें आप पूछेंगे तब जाके आपको इसमें इन डेप्थ नॉलेज मिल पाएगी। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि इट इज एसोसिएटेड with deduction, डिडक्शन मैंने बताया था ना आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च में, इंडक्शन और डिडक्शंस। डिडक्शन क्या होता है, डिड्यूस करना स्पेसिफिक, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, क्या करना, जनरल से स्पेसिफिक। इंडक्शन का मतलब होगा स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना, ये आपने याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट रहेगा हमारे पास, इसमें इतना ही है। ठीक है, फोर्थ आएगा एम्पेरिसिस्ट। फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, एम्पेरिसिस्ट। ठीक है, एम्पेरिसिस्ट क्या लिखना आपने, एम्पेरिसिस्ट क्या होता है, नो आइडिया, क्यों नहीं आइडिया, थोड़ा आइडिया तो रखो, गेट आइडिया। एम्पेरिसिस्ट का अनुभववादी, अब आया एम्पेरिसिस्ट क्या होता है, सेंसेस बेस्ड। कैसे होगा, इसमें आप क्या लिखे, इट क्लेम्स दैट द सेंसेस एक्सपीरियंस इज अल्टीमेट स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ द ऑल नॉलेज। क्या लिखेंगे आप, सेंसेस जो भी आपकी सेंसेस है, सेंसेस एक्सपीरियंस is the ultimate source of knowledge, क्या है ये हमारे पास, अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज है, राइट। ठीक है, क्या है ये हमारे पास अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज, क्या रहेगा, सेंसेस। प्राइमरी सोर्स क्या है, पहले तो आप किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, उसी बेस पे तो आप अपना नॉलेज गेन करते हैं। एक्सप्लोरेशन, उसके फैक्ट चेक्स, रीजन, लॉजिक, ये तो आप बाद में देते हैं, पहले तो नहीं देते ना। पहले तो क्या है आपके पास, जस्ट क्या है, जस्ट यू आर एक्सपीरियंसिंग द थिंग्स। ठीक है, सिंपल क्या कर रहे हैं आप, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं सेंसेस के माध्यम से। ठीक है, तो जो हम कह सकते हैं कि जो सेंसेस होगी हमें क्या प्रोवाइड करेगी, रॉ डाटा प्रोवाइड करेगी। इट प्रोवाइड्स अस द विद रॉ डाटा।
इट प्रोवाइड अस विद द रॉ डाटा। किसके बेस पे करेगी? रॉ डाटा अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द वर्ल्ड मतलब कि जहां पे भी आप रिसर्च करें संसार के बारे में, रॉ डाटा अबाउट द वर्ल्ड है ना, रॉ डाटा। एंड विदाउट दिस रॉ डाटा, विदाउट दिस, ठीक है, रॉ डाटा ऑफ द वर्ल्ड, विदाउट दिस रॉ डाटा ऑफ द वर्ल्ड या विदाउट दिस रॉ मटेरियल, देयर वुड बी नो नॉलेज एट ऑल। विदाउट दिस क्या बोल सकते हैं आप? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, देयर वुड बी नो नॉलेज, would be no such knowledge। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? no such knowledge, no, no knowledge at all, no knowledge, no knowledge at all, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, रॉ डाटा का मतलब सेंसस से हमने रॉ डाटा लिया, रॉ डाटा के बिना हम ये नहीं कह सकते कि भाई अगर हमारे पास ये चीज हमने एक्सपीरियंस ही नहीं की पहले और हम अपने आप में एडवांस थ्योरी दे दें तो ये पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेंसेस, ठीक है, देन हमारे पास एक रॉ डाटा आएगा, रॉ डाटा के बेसिस पे हम फर्दर एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, इन डेप्थ नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? इसमें क्या लिख सकते हैं आप? इट इज अ फंडामेंटल, ठीक है, आप इसमें क्या लिख सकते हैं? एक एडिशन और इसमें एक चीज और लिख सकते हैं, फंडामेंटल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। फंडामेंटल, इट इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ, फंडामेंटल पार्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, फंडामेंटल पार्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। किसका बताया मैंने ये आपको? साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक मेथड, ठीक है, रिसर्च या आप इसे मेथड लिख सकते हैं यहाँ पे इस बेस पे। ठीक है, हमारे पास जितना भी रिसर्च आएगा, हाइपोथेसिस होगी, उसको हम टेस्ट एंड वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं या उसको वेरीफाई कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं, टेस्ट एंड वैलिडेट करते हैं। ठीक है, मतलब कि हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास से जो इससे हम रॉ डाटा इकट्ठा करेंगे, उसके बाद हम अपनी हाइपोथेसिस बनाएंगे और उस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट एंड वैलिडेट करेंगे लेटर ऑन। ठीक है, सो इट इज रिलेटेड टू द इंडक्शन। ये मेथड है दैट इज रिलेटेड विद द इंडक्शन। ऊपर वाला किससे था? डिडक्शन से था। यहाँ वाला कौन सा आ जाएगा? इंडक्शन। इट इज रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू इंडक्शन मेथड। किससे होगा? ये आपका इंडक्शन मेथड से रिलेटेड होगा। इंडक्शन रिलेटेड टू इंडक्शन, ये है एसोसिएटेड टू डिडक्शन। ठीक है, कौन सा मेथड है डिडक्शन से रिलेटेड? रैशनलिज्म। और ये कौन सा हमारा? एम्पेरिसिस्ट। कौन सा आ जाएगा? एम्पेरिसिस्ट। देन हमारे पास कौन सा आ जाएगा इसमें? रिसर्च पैराडिज्म। नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप इसमें? रिसर्च पैराडिज्म। कौन सा वाला पॉइंट है ये हमारा? फिफ्थ पॉइंट है। रिसर्च पैराडिज्म, रिसर्च पैराडिज्म क्या है हमारे पास? रिसर्च पैराडिज्म। ठीक है, पैराडिज्म में इसमें क्या आ जाएगा आपके पास? रिसर्च पैराडिज्म का मतलब है कि इट इज द पार्ट ऑफ द रिसर्चर अप्रोच टू कंडक्ट द रिसर्च विच इज वेरीफाइड बाय द रिसर्चर्स कम्युनिटी या रिसर्च कम्युनिटी। ठीक है, हम जब रिसर्च कर रहे हैं, हम उस रिसर्च को कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी किसके द्वारा? रिसर्च कम्युनिटी के द्वारा वेरीफाइड है। ठीक है, फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक उसको क्या है? वैलिडेट किया गया है एंड दैट हैज बीन इन प्रैक्टिस फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, मतलब कि काफी लंबे समय से वो इन प्रैक्टिस में है।
आया समझ? क्या लिख सकते हैं आप इसके लिए? फिर क्या लिखेंगे आप इसमें? इसमें आप लिखेंगे की पॉइंट्स में कि टू कंडक्ट द रिसर्च, टू कंडक्ट द रिसर्च, ठीक है, विच इज, ठीक है, क्या लिखा है? रिसर्च विच इज, या दैट हैज बीन वेरीफाइड बाय द रिसर्च कम्युनिटी, दैट has been verified, that has been verified by the research community, by the research community, किसका? by the research community for long, ठीक है। और दिस रिसर्च कुड बी इन प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग का मतलब है कि फॉर मोर देन 100 years, ठीक है, फॉर मोर देन 100 years, और इन प्रैक्टिस फॉर, इन प्रैक्टिस, क्या लिखना है आपने इसमें? इन प्रैक्टिस मोर देन 100 years, कितने सालों से? 100 साल से, लगभग 100 साल से भी अधिक समय से वो प्रैक्टिस में है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द रिसर्च पैराडिज्म। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह की यहाँ पे रिसर्च पैराडिज्म देखने को मिलती है, ठीक है। वी हैव हियर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च पैराडिज्म, ठीक है, टू रिसर्च पैराडिज्म, ठीक है। दो तरह की हमारे पास यहाँ क्या रहेगी आपके पास? रिसर्च पैराडिज्म रहेगी, जिसमें कि पहली आएगी पॉजिटिविस्ट और दूसरी आएगी इंटरप्रेटिव। कौन सी आएगी इसमें आपके पास? पहली क्या आ जाएगी आपके पास? पॉजिटिविस्ट, और दूसरा है इंटरप्रेटिव। ठीक है, दूसरी कौन सी आ जाएगी आपके पास? इंटरप्रेटिव, पॉजिटिविस्ट एंड इंटरप्रेटिव्स, ठीक है, इंटरप्रेटिव्स। ये दो हमारे पास इसमें मेथड्स रहेंगे, ठीक है, रिसर्च पैराडिज्म में, ठीक है। पॉजिटिव पैराडिज्म की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव पैराडिज्म क्या है? ये आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटजी से रिलेटेड है। किसे? क्वांटिटेटिव, ठीक है, किसी रहेगी ये? क्वांटिटेटिव से, ठीक है। यहीं लिख लेता हूं मैं थोड़ा सा इसको आगे इस तरह से, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव पैराडिज्म है ना, क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटजी से, और मोर साइंटिफिक, क्या बोल सकते हैं आप इसको? मोर साइंटिफिक, मोर साइंटिफिक मेथड है ये, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या है? क्वांटिटेटिव मेथड्स में आपके पास नंबर्स हो गए दिए हुए, ठीक है, डाटाज होगा दिया, तो उसको आप मोर साइंटिफिक या मोर एक्यूरेट प्रेजेंट कर सकते हैं इन कंपैरेटिव टू द अदर्स, ठीक है। एंड दिस मेथड बिलीव्स इन एम्पिरिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, बिलीव्स इन किस में करेगा ये? बिलीव्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग या टेस्ट है ना, मैंने यहाँ थोड़ा सा ऐसे लिखा है तो इसको टेस्टिंग करना आपने ना, बिलीव्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और क्या आ सकता है? ठीक है, एंड दिस मेथड इज यूज्ड इन प्योर साइंस, ठीक है, प्योर रिसर्च या प्योर साइंस, या प्योर रिसर्च, ठीक है, प्योर साइंस में इसको बिकॉज ऑफ दिस एम्पेरिकल अप्रोच, ठीक है, कि ये ज्यादातर कैसा है? एम्पेरिकल अप्रोच फॉलो करता है,
कौन सी करेगा ये? एम्पिरिकल अप्रोच। एम्पिरिकल अप्रोच, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्या यूज करेगा, प्योर साइंस में भी इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये लॉजिक बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड है, रीजन बेस्ड है। फिर आएगा जो आपका इंटरप्रेटिव पैराडिज्म है, दैट इज क्वालिटेटिव इन नेचर। ये कैसा रहेगा आपका? क्वालिटेटिव इन नेचर रहेगा। क्वालिटेटिव इन नेचर, ठीक है, क्वालिटेटिव इन नेचर। क्वालिटेटिव का मतलब क्या? क्वालिटी के बेस, ठीक है। इसमें क्या करेगा ये? क्वालिटी, गुणात्मक, और ये कैसा था? ये आपका मात्रात्मक था, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटेटिव, ठीक है। और ये ज्यादातर कहाँ पे यूज होगा? सोशल साइंस में, ठीक है, यूजेबल इन सोशल साइंस, इन सोशल साइंस। कहाँ पे ज्यादा यूज होगा ये? सोशल साइंस में, और ये प्योर साइंस में, ठीक है। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है कि जो आपके पास पॉजिटिविस्ट है वो कहाँ पे यूज होगा? प्योर साइंस में। जो आपका इंटरप्रेटिव पैराडिज्म है वो कहाँ पे? हाँ, फैक्चुअल जैसे फिजिक्स है, हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एटसेट्रा, ये सारी चीजें है ना इसमें। और ये सोशल साइंस में, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इसमें हम क्या करेंगे? सोशल साइंस में, ठीक है, इसमें यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के इसमें मैं लिख ही लेता फिर आपके लिए, है ना। एग्जाम्पल क्या लिखना? सोशियोलॉजी, और जैसे पॉलिटी या पॉलिटिकल थ्योरी, ये कुछ इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो इसका इंटरप्रेटिव रिसर्च का जो डिजाइन होगा, रिसर्च डिजाइन होगा, वो काफी फ्लेक्सिबल और अनस्ट्रक्चर्ड होगा। कैसे होगा? ठीक है, डिजाइन, अगर मैं इसके डिजाइन की बात करूं, वो फ्लेक्सिबल, कैसे होगा? फ्लेक्सिबल एंड अनस्ट्रक्चर्ड, फ्लेक्सिबल एंड अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, दैट शुड बी रिटेन्ड बाय यू, ठीक है। लास्ट जो टर्म हम इसमें लिखने वाले हैं, ठीक है, लास्ट टर्म हम कौन सी लिखने वाले? ये यहां तक हो गया हमारे पास दोनों पैराडिज्म, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये बढ़िया से नोट्स बन रहे हैं, है ना। देन लास्ट है हमारे पास, जो लास्ट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म है थ्योरी। लास्ट टर्म कौन सी है? 8th है ये, 7th 8th कौन सी? 6th थी, 6th है, ठीक है। तो दैट इज आवर थ्योरी। कौन सी आ जाएगी अब लास्ट में? थ्योरी, थ्योरी बिल्डिंग। थ्योरी क्या होती है? थ्योरी क्या होती है? थ्योरी क्या होती है? बोलो कि भाई ये इसकी थ्योरी है, उसकी थ्योरी है। अरे अपनी थ्योरियां बंद कर दे देना, ऐसे बोलते नहीं हम। तो क्या होती है वो? हाँ, हिंदी में बोल दो। व्याख्या, व्याख्या तो एक्सप्लेनेशन हुई। इसको क्या बोल सकते हैं? सेट ऑफ सिस्टमैटिकली, सेट ऑफ सिस्टमैटिकली विचार, फिर विचार हो सकती है, और क्या हो सकता है? विचार भी थॉट होते हैं। हाँ, तो वही बात, सब कुछ आ जाता है, सारे आ जाता है। क्या होगा थ्योरी? किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किस चीज को एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन किया, ये तो वही आ गया। सेट ऑफ सिस्टमैटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट, सिस्टमैटिकली रिलेटेड
स्टेटमेंट, ठीक है। थ्योरीज है, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हाँ, वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, मतलब कि कोई भी, ठीक है, जो आप सेंसेस एक्सप्लेनेशन सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, तो उसको आप कैसे सिस्टमेटिकली डेवलप कर पा रहे हैं। जैसे कि मान लो कि इन्होंने बोला कि मैं शिमला जाऊंगी, फिर उसमें दूसरे बंदे ने क्या बोला कि मैं शिमला बस से जाऊंगा, फिर तीसरा बंदा बोल रहा है कि मैं शिमला बस से जाऊंगा और शिमला में चाय समोसा भी खाऊंगा। जो है ऐसे, है ना। तो ये इसमें क्या एडिशन हो रहा है ना, विचार तो एक जगह से निकला था, तो उसकी क्या बन गई थ्योरी, आगे डेवलप होती गई वो कि भाई फिर शिमला में हमने मॉल भी देखा, वहां पे हमने चर्च भी देखा, ठीक है, हमने वहां पे ट्रेडिशनल आर्कियोलॉजिकल सिस्टम भी देखा, ठीक है, आर्किटेक्चर भी देखा और मॉडर्न आर्किटेक्चर भी देखा। तो ये सारे के सारे क्या डेवलप हो रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे लोग एक्सपेंड करेंगे चीजों को। तो इसका सिस्टमेटिकल सेट ऑफ द जो स्टेटमेंट है वो हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इट इंक्लूड सम लॉज, ठीक है, मतलब कि किसी थ्योरी थ्योरी जो डेवलप होगी वो किसी ना किसी फैक्ट्स चेक्स तो करेगी। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं कि बेस्ड ऑन सम लॉज, बेस्ड ऑन सम लॉ लाइक, ठीक है, सम लॉज लाइक, ठीक है, सम लॉज लाइक जनरलाइजेशन, like generalization that can be tested empirically, generalization that can be tested empirically, that can be tested empirically, क्या किया जा सकता है उसको empirically टेस्टेड किया जा सकता है, that can be tested empirically, this is the theory, ठीक है। और इसमें दूसरा पॉइंट आप इसे आप इसको यू कैन से इट इज एज द साइंटिफिकली एक्सेप्टेड जनरल प्रिंसिपल, साइंटिफिकली acceptable general principle, जनरल प्रिंसिपल, ठीक है। मतलब कि जिसको हम साइंटिफिक, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसे नहीं है कि भाई थ्योरी अपनी फिलॉसफी झाड़ दी कुछ भी उल्टा सीधा, लोग उसको साइंटिफिकली मैं प्रूव भी कर सकूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो फैक्ट्स चेक करे, ठीक है, कुछ फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए आपकी थ्योरी, मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे आप उल्टा सीधा कुछ भी, है ना। तो ये आएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें थ्योरी में हमने मोस्ट ऑफ द मोस्ट पढ़ा। तो आज के लिए हम ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ रिसर्च है इसको इतना ही करते हैं, बाकी हम कल की क्लास में इसको कवर करेंगे, ठीक है। जो रेस्ट रह जाएगा ना, क्योंकि अभी तो टाइम हो ही गया पूरा, तो बाकी कल की क्लास में इसको कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स में? चलिए ठीक है।